पढ़ा था रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस की क्या प्रॉपर्टी है, रेसिस्टेंस का क्या कारण है। अब हम लोग इस क्लास में अभी पढ़ेंगे कि टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। जैसे आप देखिए, वी हैव ए फॉर्मूला R इक्वल्स रो एल बाई ए। इस फॉर्मूला से हम सब परिचित हैं। पिछले दिनों सवाल भी बनाया हम लोगों ने, न्यूमेरिकल इस पर सोल्व किया है। अब देखिए, आपने पढ़ा है क्लास 11 में कि अगर टेम्परेचर बदल जाए तो लेंथ भी बदल जाएगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बदल जाएगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है लेंथ और एरिया बदल जाएगा तो रेसिस्टेंस ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। फिर से एक बार देखिए कि टेम्परेचर बदलेगा एट वेरिएबल टेम्परेचर L and A both will change। अगर ऐसा है, और हम जानते हैं ऐसा है, तब क्या होगा? then resistance will change, then resistance will change। चलिए हम लोग ये सीखे कि अगर टेम्परेचर बदलेगा तो चूंकि लेंथ और एरिया दोनों बदल जाएगा, इसलिए उसका रेसिस्टेंस भी बदल जाएगा। तब लेंथ बदलता कैसे है? तो याद कीजिए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का, जिसमें हम लोगों ने कहा था LT इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। याद होगा आप सबको। LT क्या है भाई? लेंथ एट द इंक्रीज टेम्परेचर T। L0 क्या है भाई? इनिशियल लेंथ है। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। डेल्टा T क्या है? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है। तो अगर इसको हम लें तो क्या होगा? नाउ इफ इनिशियल रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, कितना मान लें हम? चलिए मान लीजिए R0। क्लियर? अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। आप एक छोटी सी बात को दिमाग में रखिए, हम पिछले दिनों का थोड़ा सा 11th वाला आपको बताते हैं। अगर दो कंडक्टर हो, एक की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो और एक की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो, और दोनों को सेम फ्लेम से गर्म किया जाए, दोनों को सेम हीट दिया जाए, लेकिन इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो, इसमें भी डेल्टा T हो, इसमें भी डेल्टा T हो, तो लंबाई किसकी बढ़ेगी? लंबाई किसकी बढ़ेगी? लंबाई बढ़ेगी उसकी जिसकी इनिशियल लंबाई ज्यादा हो। अगर कोई रेट, अगर आप इकोनॉमिक्स का भी देखें या कोई भी जनरल थ्योरी सोचें, तो घाटा उसी को होगा जिसकी पूंजी ज्यादा होगी, फायदा भी उसी को होगा जिसकी पूंजी ज्यादा होगी। इसलिए चूंकि लेंथ बड़ा है तो इसका चेंज भी बड़ा होगा, तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा चेंज करेगा। मतलब चेंज इन रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? कहता है चेंज इन रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा भैया? तो ये डिपेंड करेगा ओरिजिनल रेसिस्टेंस पर, ओरिजिनल रेसिस्टेंस पर। जो इनिशियल रेसिस्टेंस है, अगर वो बड़ा होगा तो टेम्परेचर बढ़ने पर बड़ा होगा, घटने पर उतना ज्यादा घटेगा। और दूसरा किस पर? तो मान लीजिए ये दोनों की लंबाई सेम हो जाए, ये भी 2 सेंटीमीटर हो, ये भी 2 सेंटीमीटर, और इसे गर्म करें आप 15 डिग्री तक, इसको करें 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो किसका बढ़ना चाहिए लंबाई? ऑटोमेटिकली दोनों 2-2 है, तो जिसका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उसकी लंबाई बढ़ेगी, तो निश्चित उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डेल्टा T कहिए और इसे R कहिए। चलिए, तो अब हम इसको फॉर्मुलेट करना चाहते हैं।
if the resistance of conductor at T degree centigrade is RT, therefore चेंज इन रेसिस्टेंस क्या होगा? तो RT माइनस R0, देयरफॉर RT माइनस R0 वेरीजेज क्या होगा? ओरिजिनल नोटिस दे R0 और क्या होगा? डिफरेंस इन टेम्परेचर डेल्टा T। अगर इन दोनों को लें, हेंस RT माइनस R0 वेरीजेज R0 डेल्टा T, therefore RT minus R0 is equal to अल्फा R0 डेल्टा T। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें अगर आप, तो RT is equal to R0 plus R0 डेल्टा अल्फा डेल्टा T, वेयर अल्फा क्या है जी? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और इसी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को अब हम नया नाम देते हैं, इसको कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। देयरफॉर इट में बी ऑल्सो टर्म्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। चलिए हम लोग इतना सीखे कि RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा T। हम चाहें तो इसको जरा सा और भी लिख सकते हैं सोल्व कर। RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला द रेसिस्टेंस एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन इनिशियल रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज R0। अब इसको थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट आपसे पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट से क्या क्या हो सकता है। तो अब देखिए, इसे लिख देता हूं मैं 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन गेट, क्या पा सकते हैं हम लोग? अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 डेल्टा T। अगर इसे सोल्व करें आप तो क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0, यही से कर दीजिए, अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 बाई R0 डेल्टा T। ये क्या हो गया? इंक्रीज इन रेसिस्टेंस और बटा ओरिजिनल रेसिस्टेंस इनटू T। अब इस बात को आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है। अगर आप चाहें इसको डिफाइन करना तो इसको भी डिफाइन किया जा सकता है। कैसे डिफाइन करेंगे? तो क्या कहेंगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा? इसके लिए हम क्या कहेंगे? अल्फा, पहले ऐसा यूनिट इसका लिखते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा? रेसिस्टेंस का कट जाएगा तो पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, ये हम कह सकते हैं। इसको जरा नोट कर लीजिए। तो मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूं? अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखा आपने? RT माइनस R0 बाई R0 डेल्टा T। मैंने कहा ना, ये मैंने लिख भी दिया था कि ये है इंक्रीज इन रेसिस्टेंस। वेरी गुड। और ओरिजिनल रेसिस्टेंस है ये, और एक टेम्परेचर है। मैं दोबारा लिख दिया हूं। अब देखिए, अगर R0 को कहें यूनिट, 1 यूनिट या 1, एंड डेल्टा T भी 1 केल्विन हो या 1 डिग्री सेल्सियस हो,
तो अल्फा क्या होगा, आर टी माइनस आर जीरो, मतलब इंक्रीज इन रेसिस्टेंस। क्लियर? अगर आर जीरो जो ओरिजिनल रेसिस्टेंस है कंडक्टर का वो 1 हो और इसको गर्म करें 1 डिग्री सेल्सियस तक डिफरेंस तक या 1 केल्विन डिफरेंस तक, तो हम इस सब का वैल्यू 1 रखेंगे तो अल्फा कितना आएगा, अल्फा आ गया आर टी माइनस आर जीरो, मतलब ये इंक्रीज इन रेसिस्टेंस है। तो अब तो डिफाइन करना आसान हो गया। कैसे कहेंगे, द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू क्या, चेंज इन रेसिस्टेंस, इंक्रीज इन रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग यूनिट रेसिस्टेंस when it is heated up to difference of temperature 1 Kelvin और 1 डिग्री सेल्सियस। मैं लिख भी देता हूं, the temperature coefficient is numerically equal to the increase in resistance having the resistance of conductor unity which is heated up to difference of temperature 1K और 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये अगर हम डेफिनेशन हमारे सामने आ गया, अब हम इस स्थिति में है कि हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा। आर टी इक्वल्स आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला आया आर टी माइनस आर नॉट बाई आर नॉट डेल्टा टी। चलिए अब एक बात और सोचते हैं हम, यही से आइए कि अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो क्या होगा और टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव हो तो क्या होगा। हो सकता है ना, जैसे मान लीजिए किसी कंडक्टर को आप गर्म करें तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाए, तो क्या तब ये पॉजिटिव हो जाएगा, आर टी बड़ा हो जाएगा, आर नॉट छोटा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कंडक्टर, ऐसे मटेरियल हैं जिसका इनिशियल रेसिस्टेंस बड़ा होता है, जैसे सेमी कंडक्टर, और उसे जब आप गर्म करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस घट जाएगा, उससे करंट बहने लगता है, तो वैसे में आर टी छोटा हो जाएगा, आर नॉट बड़ा हो जाएगा, तब अल्फा क्या हो जाएगा, निगेटिव। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। केस 1, इफ अल्फा इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि आर टी बड़ा होगा और आर नॉट छोटा होगा। मतलब इनिशियली रेसिस्टेंस इज ए स्मॉल at initial temperature and increases at higher temperature. This is the case of conductor. इस केस में जितना भी कंडक्टर है, मेटल है, ये सारे मटेरियल आपको होंगे जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब दूसरे केस को सोचिए, अब दूसरे केस को आप सोचिए, निगेटिव हो तो क्या होगा। केस 2, इफ अल्फा निगेटिव हो देन आर टी क्या होगा, छोटा होगा आर नॉट से। इट मीन्स the initial resistance of conductor is large and
it decreases at higher temperature। ये केस क्या होगा? सेमीकंडक्टर का केस होगा। इस तरह से हम इसको आराम से, ये सब कुछ पता चल गया कि अगर कोई कंडक्टर है तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा या उसका रेसिस्टेंस घटेगा जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये बात भी यहाँ क्लियर हो गई कि कंडक्टर हो, मेटल हो तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, सेमीकंडक्टर हो तो उसका रेसिस्टेंस घट जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ओम्स लॉ में निश्चित ही कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे, लेकिन तत्काल एक न्यूमेरिकल बना लेना इस पर जरूरी है। द प्लेटिनम मटेरियल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैज रेसिस्टेंस 100 ओम एंड व्हेन इट इज हीटेड टू ए टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस resistance become 150 ohm. What will be its temperature coefficient and what will be its temperature at 100 डिग्री सेल्सियस? सपोज कि यही क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे? अल्फा इज इक्वल टू क्या हम पढ़े हैं अभी? आर टी माइनस आर नॉट डेल्टा टी। चलिए, बहुत सुंदर बात है। हम ये सारा टर्म खोजते हैं, इसमें कहाँ है? आर टी मतलब फाइनल टेम्परेचर, आर 50, ये कितना है भैया? कितना है? 150 ओम। ठीक है जी। इनिशियल कितना है? ये कहता है 0 डिग्री, तो आर नॉट कितना हो गया? 100 ओम। चलिए, और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर तो आपको मालूम हो गया है, 50 माइनस 0 कितना है? 50। क्या ये कैलकुलेट अब नहीं हो जाएगा? इजीली कैलकुलेट होगा। अब देखिए कैसे लिखेंगे। आर टी माइनस आर 0 मतलब आर 50 माइनस आर नॉट, तो क्या होगा? 150 माइनस 100 इंटू 50 बाई 100 इंटू 50, तो ये क्या हो गया? 1/100.01। ये अल्फा हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस। दिस इज दी टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब आप चाहते हैं क्या निकालें? कितना पर निकालें? व्हाट विल बी इट्स रेसिस्टेंस होना चाहिए। रेसिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करेंगे? तो R100, फिर फॉर्मूला लिखेंगे R100 माइनस R0 सीधे एक फॉर्मूला लगाइए, ये वाला R100 R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R100 निकालना ही है। R0 कितना है आपका? 100 है। 1 प्लस अल्फा 0.01 है, और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 100 का हो जाएगा। तो कितना होगा? 100 1 प्लस 1 2 इंटू 100 बराबर हो जाएगा 200 ओम। तो रेसिस्टेंस कितना हो गया? 200 ओम। इस तरह से हम इस टेम्परेचर टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा, उस पर जो रेसिस्टेंस होगी, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से जैसे हम लोगों ने कहा था कि रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, ये सारे चीज हमारे पास आराम से हो सकते हैं। अब देखिए, अब एक दूसरा टॉपिक हमारे पास है, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। मैं लिख भी रहा हूं,
ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस। आपको याद होगा क्लास 10 में पढ़ाया गया है, जब दो रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं जो फाइनल रेसिस्टेंस मिलता है जिसे हम इक्विवेलेंट कहते हैं, उसका वैल्यू इन दोनों जोड़े गए रेसिस्टेंसेस के इंडिविजुअल वैल्यू से डिफरेंट आता है। इसीलिए हम कहते हैं ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली हमें जो क्लास 10 में पढ़ाया गया है उसी से आगे बढ़ना है और हमें यहाँ तक पहुँचना है कि एक्चुअली जोड़ने में कितना क्या क्या नेटवर्क हमारे पास हो सकता है, कितने तरह के नेटवर्क हो सकते हैं, इसकी जानकारी हमें करनी होगी। अब जैसे पहले मैं लिखता हूं सीरीज ग्रुपिंग। जैसा आप जानते हैं रेसिस्टेंस में न तो कोई पॉजिटिव सिरा होता है न कोई निगेटिव। आप बैटरी से किसी रेसिस्टेंस को जोड़ दें तो जिस टर्मिनल से जोड़ देंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसको जोड़ेंगे निगेटिव से वो निगेटिव हो जाएगा, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात है नहीं। तो हम जैसे देखिए एक रेसिस्टेंस मान लीजिए हमारे पास R1 है, हम दो ही लेके चल रहे हैं, और दूसरा रेसिस्टेंस हमारे पास R2 है, और इसका एक छोर हम सप्लाई के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं और दूसरे छोर को सप्लाई के निगेटिव से। आप सब जानते हैं पॉजिटिव निगेटिव, इसलिए मैं लिख रहा हूं, बड़ा वाला जो लाइन खींचा जाता है वो पॉजिटिव सिरा कहलाता है और छोटा वाला लाइन जो हम लोग खींचते हैं वो निगेटिव। ये हमारा कन्वेंशनल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हमें ये समझने के लिए हम ऐसा पॉजिटिव और निगेटिव, ऐसा नहीं कि उसमें प्लेट एक बड़ा हो जाता है एक छोटा हो जाता है। अब देखिए हम जानते हैं बैटरी क्या है, ये सोर्स ऑफ करंट है। तो जब करंट इससे फ्लो होगा तो यहां तक तो बैटरी दिया, अब यहां से जाने का रास्ता इस करंट को केवल एक और एक है, दूसरा कोई ब्रांच नहीं है जिससे ये चला जाए। तो वैसी हालत में जो करंट इसमें जाएगा सेम करंट इसमें। लेकिन अब ओम्स लॉ का आइडिया लगाइए, V इज इक्वल टू IR। अगर I कांस्टेंट हो जाए और रेसिस्टेंस तब बदल जाएगा तो V भी बदल जाएगा। इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, मतलब करंट सेम पोटेंशियल अलग। तो टोटल पोटेंशियल जो होगा, टोटल पोटेंशियल कितना होगा, V1 प्लस V2। आपको मालूम है इलेक्ट्रोस्टैट में हमारे शिक्षकों ने बताया कि भाई पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और तब इसका इक्विवेलेंट इन दोनों को जोड़कर होगा। तो V इज इक्वल टू IR, और ये V बराबर क्या हो गया था, तो इन दोनों को जोड़कर मान लीजिए एक तीसरा रेसिस्टेंस जिसे हम R इक्विवेलेंट कहें, अभी थोड़ी देर पहले कहे कि दोनों को जोड़ दें चाहे जिस कंडीशन में, तो दोनों का जो वैल्यू होगा, वैल्यू बताएगा वो दोनों के इंडिविजुअल वैल्यू से अलग होगा। तो हम इसको R इक्विवेलेंट लिखें, बैटरी तो वही है, करंट I हो रहा है, तो V इज इक्वल टू क्या होगा IR इक्विवेलेंट। ये क्या होगा IR1, ये क्या होगा IR2। तो आप आराम से लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, बिकॉज दिस विल बी कैंसिल। तो अगर रेसिस्टेंस से सीरीज में जोड़े जाएं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका अलजेब्रिक सम लिख दीजिए, R इक्विवेलेंट विल बी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी रेसिस्टेंसेस ग्रुप। ठीक है, फिर इस पर न्यूमेरिकल और इसका पैरेलल